आज हमारे स्टूडियो में सादिया सैयद मैडम और उनके हस्बैंड का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में जी तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो हर तरफ गरीब, कमज़ोर, लाचार, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अवाम हो या ख़ास, या टीचर हो या किसान या नौजवान, हर कोई परेशान हाल और तंगदस्त की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। 2014 से अब तक हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान में रहने और बसने वालों के चेहरे का जोगराफिया ही बदल गया है। आज मुल्क समाजी, सियासी और माशी तौर पर खोखला होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां जात पात, मजहब और मजहब के नाम पर जहर घोल कर लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। मुल्क में हालत उस मुहावरे की तरह बनते जा रही है कि माल भी अपना हो और चोर भी अपना हो, मतलब जिसका नुकसान हो रहा है उसी को चोर साबित किया जा रहा है। हुकूमत किसान की पॉलिसी से परेशान होकर कोई फांसी से मरता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई जहर पीकर मरता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई पानी में डूबकर मरता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का एहतजाज हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि जालिम जाबिर हुक्मरान के आगे हम सर झुकाने वाले नहीं है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में गुलबर्गा की सोशल एक्टिविटीज रखने वाली सादिया सैयदा मैडम मौजूद है। इनकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी है, ये अच्छे टीचर भी हैं और साथ ही साथ बेस्ट सोशल एक्टिविटीज़ भी रखते हैं। हम इनका और इनके हस्बैंड का यानी शौहर का हमारे प्रोग्राम में एक मुलाकात आपके साथ में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमें जिस तरह से मदऊ किया गया है इस स्टूडियो में। ये वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल जो कि नईम साहब चला रहे हैं, और इनके तमाम साथियों को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ये जो चैनल्स हमारे हैं या जिस तरह की भी का जर्नलिज्म आजकल हो रहा है, ये यंग नौजवान निकल के आ रहे हैं और एक आम आदमी की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक या कहिए कि मखसूस हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं इनको शाबाशी भी देना चाहूँगी और मैं दुआ करूँगी कि ये लोग इसी तरह काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरा इंट्रोडक्शन मैं इस तरह से देना चाहूँगी। देखिए, मेरा नाम सादिया सैयदा है, मैं प्रोफेशन से एक सोशल टीचर हूँ, लेकिन इसके अलावा जब मतलब कि शऊर बेदार हुआ और ऐसा लगा कि हमें अपनी उम्मत के लिए और अपने मुल्क के लिए, फिर अपने माशरे के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो समझ लीजिए बस उसी वक्त से ये सोशल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया और हम काम करने के लिए सड़कों पे निकल आए। देखिए, काम तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। हम अपनी बात चाहते हैं कि पढ़े लिखे और जो ऐसे लोग हैं जो अवेयर हैं या जिनका ज़मीर जिंदा है उन तक पहुँचे। तो अभी ये मुझसे कुछ सवालात करेंगे जिसका जवाब मैं दूंगी। और आज के वक्त में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हमारी बनती है वो है कम्युनिकेट करना, यानी कि बात करना, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मसले दूसरों तक पहुंचते हैं और कई मसलों का हल भी हमें समझ में आता है। मैडम, हमारा सबसे पहले सवाल यह है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है जी, अब तक कितने बिल पास हुए हैं और कौन कौन से बिल पास हुए हैं? जी
देखिए, अगर हम बिलों की बात करें तो बिल तो बहुत सारे पास हुए हैं। कुछ ऐसे भी बिल हैं जो कागज पे पास हुए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और अगर एज ए मतलब के स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बात करूं तो बहुत से ऐसे भी बिल हैं जो वर्बल पास हुए हैं और उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अखबारों के थ्रू और न्यूज के थ्रू हम तक बहुत सारी ऐसी खबरें पहुंचती रहती हैं। अभी तो फिलहाल जो मुल्क गर्म है जिस बिल के ऊपर, वो फार्मर्स का बिल है, जिसमें कि 3 बिल पास हुए हैं। एक तो फार्मर्स की लैंड को लेके, लैंड एक्विजिशन के ऊपर एक बिल पास हुआ है। दूसरा जो है वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर बिल पास हुआ है। और इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट बन गई, काऊ कैबिनेट। इसके अलावा काऊ स्लॉटर के ऊपर एक बिल पास हुआ है। ये तो हाल फिलहाल के बिल हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। पिछले 6.5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे बिल पास किए हैं जिसमें से कोई भी एक ऐसा बिल नहीं है जो हम ये कह सकें कि इंसानियत के हक में है या किसी एक कम्युनिटी के भी फेवर में है। बिल जो है पास किए गए हैं बीजेपी के हवाले से, वो कोई भी जो है मुल्क की बका के हक में पास नहीं हुआ है और ना ही किसी तरीके से मुल्क की जिसे कहना चाहिए कि फेवर में है। ठीक है, तो फिलहाल जो गर्मी चल रही है और माहौल गर्म है हिंदुस्तान का, वो फार्मर्स बिल के ऊपर है। तो आए दिन जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से जो पास किए गए हैं जी, तो आए दिन एक ना एक की मौत होती हुई नजर आ रही है जी। हुकूमत की जानिब से जो किसानों के खिलाफ में जो बिल लाया गया है, तो कोई फांसी लगाकर मर रहा है, तो कोई जहर पी कर मर रहा है, तो कोई पानी में डूब कर मर रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने इस बिल को पास किया है या पास करवाया है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि मुल्क इंसान की पहचान होती है, हमारे वजूद का हिस्सा है मुल्क। ठीक है, अब इसे आप कह लीजिए कि नेशनलिज्म कह लीजिए या पैट्रियोटिज्म कह लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी हूं, मैं कोई नेशनलिस्ट नहीं हूं। पैट्रियोटिक का मतलब है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूं और मुल्क की बका चाहती हूं। मेरे अंदर किसी के लिए हेट्रेड फीलिंग नहीं है, मैं किसी से मुतनफ्फिर नहीं हूं। लेकिन हाँ, जो लोग अब इस मुल्क की जिसे कहना चाहिए कि यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क का जो इतना मजबूत कानून था, जो दुनिया का एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं या उससे हटकर काम कर रहे हैं, तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है और हम कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, हम किसी से भी मुतनफ्फिर नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस बात के हक में है कि जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है, चाहे वो कानून बनते हो, चाहे वो नई पॉलिसीज लाई जाती हो, नए एक्ट पास किए जाते हो, वो सब हमारे मुल्क में रहने वाले आम इंसान के हक में होने चाहिए। देखिए, इन लोगों ने 3 तलाक पे बिल बना दिया। ठीक है, ये 3 तलाक के ऊपर मामला इन्होंने उठाया और कानून बना दिया। ये गाय गौशी के ऊपर मतलब काऊ के ऊपर इन्होंने बिल बना दिया। किसान के उसमें बिल बना दिया। इन्होंने वर्कर्स लेबरर्स के लिए भी कुछ चेंजेस कर दिए। इसके अलावा इससे पहले ये डिमोनेटाइजेशन ले आए, फिर ये जीएसटी ले आए। तो वक्तन फवक्तन ये बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं, हमसे मतलब है मेरा पूरा मुल्क, मेरा पूरा हिंदुस्तान, हमारी पूरी आवाम को मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूं। हमसे मतलब यहां पर ये है। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, वो तो कहीं भी इससे फायदा नहीं उठा रहा है या ये कानून जो है वो उनके हक में नहीं हमको नजर आते हैं। मैडम, ये जो बिल जो किसानों के खिलाफ जो बिल लाया है, तो जो प्रोटेस्ट करने वाले वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी के लोग उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा ये बहुत ही एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब मुझे लगता है कि मुझे चोट लगी है तो मैं ही चीखूंगी। ठीक है ना, ये एक नेचुरल हकीकत है कि मुझे लगता है कि चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है और मैं चीख रही हूँ। जबकि यही आदत हमें अब बदलने की जरूरत है। चोट आज मुझे लगी है तो यही जिस चीज से, जिस पत्थर से आज मैंने ठोकर खाई है, उसी पत्थर से कल मेरे और साथी भी ठोकर खा सकते हैं। तो जरूरत तो है कि आज के वक्त में हम एक साथ खड़े हो जाएं। देखिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, हमको एक
हो जाना चाहिए अगर हमें मुल्क की बका से मतलब है। तो जो लोग इसमें साथ नहीं दे रहे हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं अंध भक्त हैं, या कह लीजिए अंधे भक्त हैं, जिन्हें हम कहना चाहिए ब्लाइंड फॉलोवर्स मोदी जी के। लेकिन हाँ, ज़रूरत तो है कि सबको इसमें साथ देना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो यकीनन किसानों के साथ हैं, हम आज मजदूर के साथ हैं, हम हर उस तबके के साथ हैं जो तकलीफ में है। और देखिए, जब जुल्म होता है तो मौत होती है। अब मौत एक की हो सकती है, 10 की हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि ये जुल्म कब तक चलता रहेगा। जब तक ये जुल्म चलेगा मौतें होती रहेंगी। ये जो बिल लाया गया है आम इंसान के समझ में नहीं आ रही है, ये तो बात समझ में आती है, मगर जो जिम्मेदार हैं, जो लीडर लोग हैं, वो भी इस बिल को समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर सैयद शाहिद हकीम है। स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स का एक रैंक होता है जो आर्मी में मेजर के बराबर होता है। मैंने 21 साल एयरफोर्स में अफसरी की है, फिर उसके बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और 10 साल मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहैसियत रीजनल डायरेक्टर काम किया। और मैं कलकत्ता सेंटर में था। उड़ीसा से अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम से अंडमान निकोबार तक मेरे सारे स्टेट 12 स्टेट मेरे अंडर में थे। इसके अलावा ये तो मेरी प्रोफेशनल समझी एबिलिटी या ड्यूटीज़ जो भी थी। इसके अलावा मेरा शौक़ एक तो स्पोर्ट्स में रहा और ख़ास तौर पे फुटबॉल में, जहाँ मैंने हिंदुस्तान की 1960 ओलंपिक में नुमाइंदगी की है। 15 साल इंटरनेशनल रेफरी रहा हूँ। कोरिया से जॉर्डन तक मैंने मैचेस खिलाए हैं। नेशनल कोच रह चुका हूँ और कई चैनल्स पे मैं एक्सपर्ट कमेंट्री कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग स्टार स्पोर्ट्स। Then another thing is, apart from that, I read and write poetry as well as prose. मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखता हूँ, कहानियाँ भी हैं, सियासत भी है, दीनी भी है। तो एक मुख्तरस तारीफ़ है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात कहता चलूँ, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये मेरे बाजुओं का कमाल नहीं है, उसकी देन है जिसने मुझे ये सब अता किया। और रही आपके प्रोग्राम की बात, जब मुझे पता लगा कि प्रोग्राम 2014 के बाद से ख़ास तौर पे इस पे कवर होगा, तो मैं खुद आया नहीं हूँ। बकौल शायर दिले मुस्तर से पूछे रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। अंदरूनी जज्बा मुझे खींच लाया कि मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी मैंने एक भेजा है सारे अखबारात को, जिसमें मैंने कहा कि मैं सो एंड सो हूँ और मैं किसानों की खुल के सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कोरोना से बीमार पड़ चुका था और इन सर्दी में मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि जाऊँ, वरना मैं दिल्ली में रहता आज इनके साथ। अब आपने जो बात की कि इससे पहले मैं एक बात करूँ कि बिल जो होती है, कई बिलें हैं, चूहे की भी बिल भी है और जानवर में बिल है, लेकिन बीजेपी की जो बिल आ रही है सांपों की बिल है। जितने बिल उन्होंने लाए हैं सांपों की बिल हैं। खा वो 3 तलाक का मसला हो, खा वो कश्मीर का मामला हो, खा वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, हर जगह इन्होंने जो भी किया है इन्होंने सिर्फ अमीर तबके के लिए किया है, गरीबों के लिए नहीं किया है। ये बात नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, लोग जान रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे इतना हो रहा है, आपका भी है, दूसरे सोशल में सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन निकल के आते डर हैं, क्योंकि यायुल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ लोगों अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक़ है। और एक ये फरमाया कि अल्लाह से डरो, दूसरों से मत डरो। हम दूसरों से डरने लगे, इसलिए हम जुबान नहीं खोलते हैं। बहुत एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। आप नहीं बोलेंगे तो बोलने की आप सलाहियत अल्लाह ताला छीन लेगा। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। बदनसीबी ये है, हमको हमारे जो अकाबिर हैं उनको जो है इस मामले में खुल के रहना चाहिए था, किसानों का साथ देना चाहिए। ये दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उलमा भी दे रहे हैं, हमारे अवाम भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ दूर बैठे हैं इसलिए हमको नज़र नहीं आ रहा, वरना शुमाली हिंद का मुसलमान, इवन नसीब मुसलमान, बल्कि वो लोग जो इंसाफ चाहते हैं, जो मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जितने लोग हैं वो सब खुल के दे रहे हैं। और हम भी जो हैं, सादिया ने बड़ी अच्छी बात की, वो बात की कि जो है हम पेट्रियट हैं, हम नेशनलिस्ट नहीं हैं, यानी हम कौम परस्त नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। चार्ल्स डिगाल फ्रांस का सदर होता था, उसने कहा था नेशनलिज्म व्हेन
hatred of people other than your own comes first. Patriotism when love of your own people comes first. यानी मतलब है कि कौम परस्ती, या जिसको आप कहते हैं हिंदी में, मेरी हिंदी से कमज़ोर है, देशभक्ति, और क्या देशभक्ति में दूसरों से नफरत होती है, इसके बजाय हुब्बे वतन, देश प्रेम में अपनों से मोहब्बत होती है, दूसरों से नफरत नहीं होती। तो हम लोग पेट्रियाट हैं, नेशनलिस्ट नहीं हैं। हम मुल्क से वतन करते हैं, मुल्क वाले लोगों से वतन करते हैं, किसी नफरत नहीं कहते। लेकिन आरएसएस और बीजेपी इनका एजेंडा है नफरत पहले है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग जानते नहीं हैं, लोग डर के मारे नहीं हैं। जो नकाबिर कौन, मैंने यहाँ भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोगुनों गए हैं, जब जब बुलाए गए हमने बात भी की है, खुल के बात की है। लेकिन मैं यहाँ के चंद लोग जो अमीर तबका है यहाँ का, या जो मुख्तलिफ इदारे चला रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से मैंने किसी एक आदमी को किसी ऐसी चीज़ में नहीं देखा जहाँ हुकूमत के खिलाफ कोई बात की जाए। जानते हैं लोग, लेकिन डर के नहीं आ रहे हैं। मैं बात नहीं मानता। देखिए, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती, मैं दिल्ली में, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 22-24 साल गुजरे हैं। मैं शिमला में रहा हूँ, मैं कश्मीर में 2 साल रहा हूँ। 2002 से 2004 तक मैं कश्मीर में था। मैं जानता हूँ, हमने कश्मीर को अपने हाथ से खो दिया कश्मीर को हमने अपने हाथ से। और इन्होंने जो बिल लाया है, इसको सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या मत है। यही बिल तुम नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लेके आए? 370 यानी 370 क्यों नहीं लेके आए वहाँ पे? अब उसके खुल के बोलने की बात क्या है? मज़े एक ही चीज़ है। अब तुमने जो जुल्म किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में 4 साल वाइस चांसलर का एडवाइज़र था, अलीगढ़ मुस्लिम में 1 साल एडवाइज़र था। वहाँ इतनी अच्छी फ़ज़ा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कि बहुत मिलजुल के रहते हैं। तुमने जो है क्यों वहाँ जाके बच्चों के साथ, ये बच्चे हमारे हैं, अब अपने बच्चों को, अगर बच्चा गलती किया तो उसको टोका जाता है, एक थप्पड़ मारा जाता है। जिससे जुल्म किया उसके बाद से मैं खुल के इनके खिलाफ आ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिखता भी हूँ, तो और जो है और कई लिखे हैं मैंने इनके खिलाफ चीज़ें। और ये है कि इनसे बुग़्ज़ नहीं है कोई, हमको ये है कि तुम जुल्म कर रहे हो और हम जुल्म होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैडम, भारत बंद का ऐलान किया गया था जी। उस भारत बंद में हमने देखा है कि हमारे शहर गुलबर्गा में, गुलबर्गा ही की बात करूंगा क्योंकि गुलबर्गा ही का रहने वाला हूं मैं जी। तो मैडम, हालांकि एक कॉल पर सबको, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है जी, बल्कि आम इंसान का भी इसमें नुकसान होने वाला है। अब अगर समझे नहीं तो आगे समझने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, आगे नुकसान होगा, सिर्फ पछतावे की कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे भी हमने देखा जब गुलबर्गा में रैली को निकाला गया, गुलबर्गा में क्या तकरीबन जगह रैली को निकाला गया, तो उस रैली में कम लोगों की तादाद दिखाई दी। इसकी वजह क्या है? क्यों आगे, आखिर लोग आगे बढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? जो बेचारा मर रहा है वही सामने फेस पे आना चाहता है, कोई फेस पे आना नहीं चाह रहा है जी। देखिए, ऐसा है, अगर एक अल्फाज में मैं आपका जवाब दूं तो हम लोग गुलाम हैं और शायद हमें गुलामी पसंद है। जिसे कहते हैं ना कि जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ये ठीक है कि जो आगे आ रहा है वो मर रहा है, लेकिन वो जो मर रहा है उसकी जो सैक्रिफाइस है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम उसी अपनी कुर्बानी से याद रखा जाएगा। और जो आगे नहीं आ रहे हैं उनका नाम आने वाली कोई जनरेशन याद नहीं रखेगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, खाना पीना सोना अपनी जिंदगी की तगोदो ये तो एक जानवर भी कर लेता है। अगर हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, हम जो इंसान, जो हम अपने आप को सारी क्रिएचर्स में समझते हैं कि हम सबसे बरतर क्रिएचर हैं खुदा की बनाई हुई, तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ खाने पीने और अपने घर और अपने बच्चों की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हमारे पड़ोस की भी है, हमारे ऊपर हमारे माशरे की भी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर हमारे आने वाली जनरेशन्स की जिम्मेदारी है। और हमें हमारा मुल्क याद रखेगा। तो जो लोग ये जज्बा रखते हैं, जो सही मानों में जमीर से जगे हुए हैं, आंखों की जगे हुए की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आंखों से तो हम सभी जग रहे हैं, जिन लोगों का जमीर आज जाग रहा है वो आगे आ रहे हैं, और जो आगे आ रहे हैं वो चोट खा रहे हैं। लेकिन ये चोट इतनी बड़ी नहीं है, जिस्म पे चोट खाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है अपनी इज्जत पे चोट खाना। तो जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, मैं समझती हूँ या तो वो गुलामी के आदी हो गए हैं या फिर शायद उनका जमीर मर चुका है। मैडम, दूसरा हमारा फिर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, सर्दी में बैठकर, इतनी सर्दी में बैठकर किसान जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, गुलबर्गा में धरना दे रहे हैं, क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को इतनी भी फिक्र नहीं है? क्योंकि
हालांकि इन्हीं की बदौलत उन्होंने जो सीट पर आए हैं, तमाम हिंदुस्तान वालों की मेहरबानी है जो ये पोजीशन पे ठहरे हुए हैं। इतना भी वक्त नहीं है कि जाके वहां के किसानों को कम से कम बात कुछ कर सकें। देखिए, आपने कहा कि हाँ, आम आदमी की मेहरबानी से आज जो है वो मोदी जी इस मुकाम पे बैठे हुए। तो मैं आपको एक बात यहाँ ठीक कर दूं, माफी चाहूंगी कि मेहरबानी से नहीं, हिंदुस्तान के आम आदमी की गलती से, ये एक गलती थी जो आम आदमी ने की और आज आम आदमी ही भुगत रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या किसानों का धरना उन्हें दिख नहीं रहा, किसानों का दर्द उन्हें नजर नहीं आ रहा। उन्हें सब दिख रहा है, उन्हें सब नजर आ रहा है। अगर उनमें हिस्स होती तो वो ऐसा बिल ही क्यों पास करते, ऐसा कानून बनाने की उनको सूझती ही नहीं। ये सारा जो झगड़ा है, जो फसाद की जड़ है, मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुल्क को कैपिटलिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। कैपिटलिज्म एक कीड़ा है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देगा। इसमें दो लोगों का फायदा होता है, या तो वो जो पावर में होते हैं, या वो जो जिसे कह सकते हैं कि पैसा रखते हैं, माल रखते हैं, या रिचेस्ट सेक्शन हमारी सोसाइटी का कह लीजिए। और देखिए, मैं आपको बता दूं, पैसा और पावर ये दोनों जो है ये एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। जहां पावर होगा वहां पैसा होगा, जहां पैसा होगा वहां पावर होगा। तो ये खेल ही इसीलिए रचा जा रहा है ताकि कमजोर तबके को और ज्यादा कमजोर कर दिया जाए, उनकी जड़ें काटी दी जाएं ताकि वो आवाज उठाने लायक ना रह जाएं और ये अपने काले काम जो है वो पसे पुश चलाते रहें। मैडम, ये भी दिख रहा है कि जहां बीजेपी की हुकूमत आई वहां पर इंसानों में भेदभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है जी। इसकी वजह क्या है? या बीजेपी कट्टर बीजेपी जहां कहीं भी आए तो उनके जहन में बढ़ जा रहा है कि जहां बीजेपी की हुकूमत आई वो हमें वहां पर हुकूमत करेंगे, जुल्म करेंगे, मजहब के नाम पर हो या किसी के नाम पर हो। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा तो नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो उनका एजेंडा ही यही है कि उनको मुल्क को बांटना है, उनको सियासत करनी है, उनको पावर में जबरदस्ती बने रहना है। और ये सब करने के लिए उनको एक ट्रिक की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? डिवाइड एंड रूल। यानी अगर उन्हें हुकूमत में बने रहना है, उन्हें रूल करना है, तो उन्हें डिवाइड करना जरूरी है। तो वो अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत सियासत में आए हैं और इस सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसका बेहतरीन जवाब जो है, मैं समझती हूँ कि वो आपको हकीम साहब से मिल सकता है। अभी सादिया ने जो बातें की हैं, मैं इनसे 1000% मुत्तफिक हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि अभी बात की कि लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, सब कुछ है, तो उसमें मुझे एक शायर का शेर याद आ गया। वो ये है, होशमंदों ने कहा हर बुज़दिली को मसलहत, होशमंदों ने कहा हर बुज़दिली को मसलहत, जानिब मक्तल गए तो सिर्फ दीवाने गए। हमने साहब, मैंने भी एक इससे क्या था, मैंने कहा था कि जो है हम गुलों की हमसे न सहने चमन की बात करो, हमारे साथ तो दारो रसन की बात करो ना तस्करा दामन का तार तार जो हो लूहो हो जिस पे उसी पैरवन की बात करो। तो मैं इसमें ये बात ये कहूँगा कि वो ये है कि मोदी साहब को असर क्यों नहीं हो रहा है जी। गुजरात में हज़ारों इंसानों का कत्ल हुआ, असर हुआ। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों इंसानों का कत्ल हुआ, असर हुआ। 100 से ज़्यादा लोगों की लिंचिंग हुई, असर हुआ। आसिफा का मंदिर में रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, कुछ असर हुआ। उन्नाव की लड़की का रेप हुआ, कुछ असर हुआ। हाथरस की लड़की का रेप हुआ, कुछ असर हुआ। इसके बाद जो कितने लोग लॉकडाउन में जो है और वो डिमोनेटाइजेशन क्यू में और रास्ता चलते चलते मर गए। मैंने देखा एक औरत मर गई, उसकी लाश पड़ी हुई है, बच्चा, उसका छोटी बच्ची है, बच्चा आके उसकी चादर खींच रहा है। मेरे आंखों में आंसू आ गए, इन पर कुछ असर हुआ। दुनिया में 2 कौमें ऐसी हैं, कौमें नहीं बोलूँगा, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास रेशियल सुपीरियरिटी है, यानी नस्ली बरतरी। एक यहूदी जिनका कहना है कि हम
सारे इंसानों से बरतर है, दूसरे इंसानों को हमारी खिदमत के लिए। एक हिंदुस्तान का ये तबका जो आरएसएस और बीजेपी से वास्ता है, ये लाख कुछ बोले दलितों की बात करे, हम यहाँ के जो अक़लियतें हैं, जो दलित हैं, ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हम आज चूँकि इनसे हमसे कुछ छूटे वादे कर देते हैं या कुछ जो है हड्डी फेंक देते हैं, हम उनके सामने झुक जाते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बर्बादी है कि 2%, 3%, 5% जो तबका है वो चाहता है कि सबको गुलाम के बना के रखा जाए। इनने महज इसलिए कि इनके पास है कि हम सर से पैदा हुए, समझे आप, और शूद्र पैरों से पैदा हुए। ये ला के इसको बोले कि नहीं है, 100% ये चीज़ है। और इसी वजह से सिर्फ इन दो लोगों ने सारी दुनिया का अमन और चैन बर्बाद कर रखा है। तो ये चीज़ है। और रही और एक बात, वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि इतनी मिसालें दे दी, कुछ असर हुआ क्या? आप बताइए मुझे। आप ये कोई असर होगा नहीं, आप लाख पलट जाएं, क्योंकि देखिए जो जालिम होता है उस हिटलर पे कुछ असर हुआ, फिरौन पे असर हुआ, शद्दाद पे, या हमारे मुल्क में रावण पे कुछ असर हुआ कभी? तो असर होगा नहीं ये चीज़ें। और इसके लिए हमको जिद्दोजहद करना मुश्किल ये है कि हमारा, और ख़ासतौर पर अगर मैं बोलूँ अक़लियतों और जो है दलितों वगैरह के कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने इनका साथ दे रहे हैं। खुद मैं बहज़त मुसलमान एक बात कहूँगा कि मेरे अपने मुसलमान लीडर ये हैं जो इस तरह की इनकी मदद कर रहे हैं मुल्क को बांटने में, पोलराइजेशन में इनकी मदद कर रहे हैं। आप जो भड़कीले बयान देते हैं, इनकी मदद करते हैं। आपको चाहिए कि इस वक्त हम जितना कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे ऊपर है, लेकिन हम सिर्फ आ रहे हैं इनके लिए, अल्लाह गवाह है कि हम लोग इसके लिए आ रहे हैं। इनका तबका है, हमारा काम है इनकी मदद की जाए, हमारा काम इनके साथ खड़ा हो जाए। हो सकता है आजमाइश आए हमारे लिए, आजमाइश आती है, देखिए उन्हीं पे आजमाइश आती है जो सीधे रास्ते पे खड़े रहते हैं। हमने तारीख़ आदम से लेकर आज तक उठा लीजिए कि जो सही रास्ते पर रहते हैं उन्हीं की आजमाइश होती है। ज़ालिमों की आजमाइश बहुत कम होती है, उनको बहुत दूर लंबी डोरी छोड़ के उन पर अज़ाब आता है। ये नहीं कि बचेंगे, नहीं है, ये नहीं बचेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी गर्दनों पे हज़ारों इंसानों का कत्ल है और इनकी वजह से हज़ारों इंसानों, खा वो हिंदू हो मुसलमानों को, ये बचेंगे। रही बात कि हमने इनको इलेक्ट किया, नहीं, हमने इलेक्ट नहीं किया, इनको ईवीएम ने इलेक्ट किया और अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्ट किया। क्यों? जिस मुल्क में 100 अपोजिशन पार्टियां हैं, वहाँ पे जो पार्टी 31% वोट लाती है और 69% उसके खिलाफ है, वो कैसे जीतती है? वो सही मानों में जमहूरियत इलेक्शन वहाँ पर है जहाँ 2 या 3 पार्टियाँ, जैसे यूरोप में है, अमेरिका में, वहाँ है। जिस मुल्क में 100 200 पार्टियाँ हो, खबरों हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ इलेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और इनको ईवीएम से क्यों इलेक्शन कमीशन और क्यों है? इन्होंने क्या किया है कि हर तरह से, यहाँ तक कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अब हम उनसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते इंसाफ की। अब जो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन अर्नब गोस्वामी जैसे थर्ड क्लास एंकर का, वो एंकर नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो सड़क छाप है, वो उसके और कितने जो है बेगुनाह बच्चे बंद हैं जेलों में। मैं इसलिए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया सीए उसके खिलाफ, वो बच्चे बने, जर्नलिस्ट बने, सुप्रीम कोर्ट नहीं उठता। आज किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट आ जाता है अर्नब गोस्वामी के लिए। और अर्नब गोस्वामी है क्या चीज़? इसके माने खुली तौर पे ये है कि इस मुल्क में कोई इदारा नहीं रहा। इस मुल्क के लिए एक ही रास्ता है कि हम सब, किसानों का मामला हो, अक़लियत का मामला हो, दलित का मामला है, हम सबको निकल के सड़कों पे आना पड़ेगा और कहीं हमको इंसाफ नहीं मिल सकता। मैडम, हमारा सवाल आपसे है, ये जब बिल पास किया जा रहा था, क्या अपोजिट पार्टी वाले वहाँ पर मौजूद नहीं थे? कि ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर ये बिल को पास किया गया है, जाहिर सी बात है वहाँ पर अपोजिट पार्टी वाले भी थे या नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं बैठता है। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपोजिशन वाले भी होते हैं। लेकिन देखिए, एक बात बताइए कि एक चीज़ हम कहते हैं कि झूठ जो होता है ना, झूठ का एक जाल होता है। झूठ जो है वो एक जाल की तरह है और जाल में हमेशा जो है चीज़ें फंस जाती हैं। हमारा अपोजिशन अगर स्ट्रांग होता तो शायद आज हम इस हालात से न गुजर रहे होते जो पिछले 6.5 साल में हिंदुस्तान का हशर मचाया गया है। उसके पीछे अगर हम सही बताएं तो हमारा वीक अपोजिशन ही तो है।
आज हमारा अपोजिशन इतना वीक हो चुका है, इतना टूटा हुआ है, और अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो फ्रैक्चर्ड अपोजिशन है हमारा। उनके टूटे होने की वजह से ही तो जिसे कहते हैं कि आज हमारा मुल्क बहुत बड़े खराब हालात से गुजर रहा है। बहुत सारे क्राइसिस है, हमारे सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इवन हमारी इकोनॉमी जो क्राइसिस है। पहली बार मैंने मतलब जब से होश संभाला और जितनी गवर्नमेंट देखी है, मैंने कोई खास बहुत ज्यादा गवर्नमेंट तो नहीं देखी, लेकिन पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट देखी है जो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब कि आप देखिए पीएम के नाम पे जो फंड बना, केयर फंड बना, उसके नाम पे और बला बत्तर जो भी है, इतने फंड जिनको मिलते हैं, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ना इतनी भीख मांगी, ना इतने झूठ बोले, और ना ही इतना तमाशा जिसे कहते हैं कि मुल्क का बनाया। ये सब हो रहा है हमारी वीक अपोजिशन की ही वजह से। अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं है इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपोजिशन टूटा हुआ है, अपोजिशन कमजोर है। मैडम, बात तो ये करना है कि हर मुद्दे पे हर लीडर बात कर रहा है, सिवाय इस बिल को लेकर। कभी अभी थोड़े दिन पहले मैं समझता हूँ कि दिसंबर में लव जिहाद पे भी लव जिहाद का भी हो गया। जी जी। कोई हमने देखा है कि हमारा कोई जिम्मेदार उस पर बात नहीं किया है। लव जिहाद का भी हाल में शायद दिसंबर ही में उस बिल को शायद पास किया गया है। कोई हर पार्टी वाला लोगों के सामने अब मशहूर होना चाहता है, इन बिलों को छोड़कर इस मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरे इशू पे वो बात कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। कभी गैस का मामला ही ले लीजिए, गैस का बढ़ गया था, हमें भी तकलीफ होती है इससे। हम कहते हैं कि उससे ज्यादा मसला तो ये लोग जो कई दिनों से सर्दी में बैठ रहे हैं, इस पे भी आवाज उठना चाहिए। सिर्फ एक ही नजर आया, दूसरा नजर क्यों नहीं नजर आया? जी जी, दो ही चीजें हैं। या तो ये कह लीजिए कि गुलामी की आदत हो गई है, तो कुछ हमारे लीडर्स हैं जो गुलामी कर रहे हैं, तो जो गुलाम है वो आका के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मैडम ये एक वजह हम इतने मुतमईन हैं कि हमारा लीडर है, हमारे काम आया तो हमारे काम आएगा बोलकर हम उसको एक जिम्मेदारी के साथ वो चुनते हैं। जी जी, मगर वो हमको अगर अपनी पार्टी का दिखेगा या अपनी सीट का दिखेगा तो परेशान तो अवाम ही होगी इसमें। तो देखिए एक बात सुनिए, वो कौमें कभी ऊपर नहीं आती, वो मुल्क कभी ऊपर नहीं आते जो अपने लिए सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं। सारा मुद्दा तो खुदगर्जी का ही है। आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट खुदगर्ज ना हो, अगर वो अपने पावर के बारे में ना सोचे, अपना रसूख अपनी सियासत का छोड़ के वो अगर इन हमारे कौम के ऊपर और या मुल्क के लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर अगर कंसंट्रेट करने लगे, तो हमारी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये खुदगर्जी का एक अंसर एलिमेंट खत्म किया जाए तो हम पूरी दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क होंगे। तो सारा मसला ही जो है वो खुदगर्जी का है। कमजोर लीडर, खुदगर्ज लीडर, और जिसे कहना चाहिए गुलाम लीडर जो आका की गुलामी में लगे हुए हैं, ये सारे अंसर मिलके हमारी सियासत को कमजोर बनाते हैं। और जिस मुल्क की सियासत ही नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आपने एक बात छेड़ी लव जिहाद की जी। मुझे कुरान और हदीस में कहीं दिखा दीजिए कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है। जिहाद है, जिहाद बना है जहादा से। जहादा के माने हैं स्ट्रगल, टू स्ट्राइव फॉर, कश्मकश, कोशिश। वो कत्ल के मामले में नहीं है जिहाद के माने। जिहाद है, जिहाद एक मुक़द्दस इबादत है। जिहाद के बगैर जिंदगी नहीं है। एक कीड़ा भी अपनी बिल से निकलता है अपनी रोजी की जिद्दोजहद करते हुए। एक चिड़िया उड़ती फिरती है, घोंसला बनाती है, अंडे देती है, फिर दाने चुग के बच्चे निकलते हैं, चिड़िया उड़ते रहती है, हर चीज़ ढूंढ के लेके आती है। एक आप धान डालते हैं खेत में, वो जो है जमीन फाड़ के कोपल बन के निकलता है। ये सब जिद्दोजहद है। कोई सही माने में जिद्दोजहद कर रहा है, कोई परवर्टेड जिद्दोजहद कर रहा है, कोई जो है जुल्म के लिए भी जिद्दोजहद कर रहा है, कोई अना के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, कोई झूठी शान के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, कोई अल्लाह के वास्ते जिद्दोजहद कर रहा है, कोई जो है इंसानों की फलाह के लिए जिद्दोजहद। तो जिद्दोजहद के बगैर तो हमारे देयर इज नो सर्वाइवल विदाउट जिहाद। जिहाद के बगैर तो जिंदगी नहीं है। जिहाद को हम घबराने लगे, जिहाद की बात कहते हुए मस्जिदों में मौलवी भी जिहाद की बात नहीं करते, घबराते कि पुलिस पकड़े। जिहाद के माने क्या हैं? जिहाद के बगैर तो कायनात नहीं चल सकती। हर चीज़ अपने, इवन सितारे सैयारे सब जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक कहा था कि जिहाद की ज़रूरत क्या, शेख का ये फतवा है।
मेरा अपना शेर है, जिहाद की ज़रूरत का शेख का फतवा है, बुज़दिलों के हाथों में लाठियाँ नहीं होती। और मैंने और एक चीज़ लिखी थी, चाक कर दो पेटों को, कत्ल कर दो बच्चों को। चाक कर दो पेटों को, कत्ल कर दो बच्चों को, कातिलान मुस्लिम को फांसियाँ नहीं होती। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अब वो वक्त आ गया है और इस मुल्क का जी होश इंसान, बहुत से लोग कर रहे हैं कोशिश, प्रशांत भूषण हैं, योगेंद्र यादव हैं, अब मैं किस किस के नाम लूँ, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले, ये भी एक कोशिश है। ये भी हम लोगों को, हम भड़का नहीं रहे, हम लोगों को नहीं बोल रहे कि तलवारें लेके बाहर निकल जाओ, लेकिन हम लोग देख के अमन के तरह से आप प्रोटेस्ट करो, जिसका राइट है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप मुश्किल ये है कि आप नहीं आ रहे हैं। मैंने एक बार कहा था कि जो हक, जिगर ने कहा था, जो हक की खातिर कटा दे गर्दन, मैंने कहा था जो हक की खातिर कटा दे गर्दन वही है मोमिन, वही है मुस्लिम, जो बात करता है मसलहत की मोइन समझो वही है काफिर। जिगर ने कहा कि जो हक की खातिर जीते हैं, जो हक की खातिर मरते हैं, जीने से, जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर, जब वक्त शहादत आता है दिल सीनों में रख्सा होते हैं। तो आप देखिए, आपको निकल के आना पड़ेगा। और हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे आप नाम ने हाथ बोले हैं, जो भी वो लीडर हैं, अफसोस की बात है मुझे ये है कि वो भड़काते तो हैं, सीधा रास्ता नहीं दिखाते हैं। मैं अपनी बात के अख्तिताम पर ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे किसानों से अगर बात उन तक पहुँचती है, कि आज आपका जो इत्तेहाद इत्तेफाक है, हर तरह की कोशिश की जाएगी कि आप इसमें रखना डाला जाए, हर तरह कोशिश की जाएगी कि चंद को ख़रीदा जाए, जिस तरह की बीजेपी की आदत है, एमएलए ख़रीद के पार्टियों को तोड़ के जो है अपनी हुकूमत कायम कर दी है, इसकी बहुत कोशिश की जाएगी। मैं दुआ भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि किसान अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे, इस मूवमेंट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ ये किसान का मूवमेंट नहीं है, ये किसान का मसला नहीं है, हर इंसान का मसला है जो इस मसले पे सो रहे हैं। कल जो है अंबानी अडानी पास जाएगा तो 300 रुपये किलो दाल मिलेगी, ये नोट कर लें आप। इस पर बड़ी, और ख़ास तौर पे मैं उन बंगले वालों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर हुआ हूँ, कोई छोटा लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं उन बंगले वालों और बड़ी बड़ी कारें वालों से जो अपने एयर कंडीशन में मस्त हैं, मैं चाहूँगा कि बाहर निकल के आओ, तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त, और तुम चूँकि पढ़े लिखे हो, तुम गाइड करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि जो है ये लोग, ये तबका निकल नहीं रहा है, ज़्यादातर हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर निकल नहीं रहा है, उनको निकल के आना चाहिए। नहीं आया, हमसे पहले वो पीछेंगे, हम तो पहले पीछेंगे और उनको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, उनके एयर कंडीशन खबर में काम नहीं आएंगे। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि मैं, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और ये बेतेग लड़ने का वक्त आया है, तेग की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करें जिससे से अमन पसंद, हम पत्थर ना मारें, हम पत्थर खाएँ, पत्थर ना मारें, और प्रोटेस्ट को निकले। और बिल्कुल आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल के शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या समझते हैं कि इसका हल निकल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, और हमें उम्मीद बंदों से नहीं ऊपर वाले से है। इसका हल तो इंशाल्लाह निकलेगा। सबसे बड़ी बात जो ये देखी जा रही है कि इस वक्त 36 का आंकड़ा है किसानों और मोदी गवर्नमेंट के बीच में, और हमारी दुआएं यही है कि किसान इसी तरह डटे रहें और उनको कामयाबी मिले। देखिए, हल तो क्या कहते हैं कि 1947 में भी निकला था, जब हमें आज़ादी मिली थी 200 साल तक मुस्तकिल कोशिश करने के बाद। तो जब हम 200 साल तक लड़ते रहे और हल हमने निकाल लिया, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे पहले गांधी जी के टाइम पे चंपारण, चौरी चौरा, खेड़ा, बहुत सारी मूवमेंट्स किसानों की उठी थी। एक बार फिर किसान ने जिसे कहते हैं कि सर उठाया है। ये किसान नहीं है, ये इस देश की मिट्टी बोल रही है। तो हल तो इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। इस वक्त अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उस अवाम से बात करूंगी जिनके ज़मीर अभी जिंदा हैं, कि खुदारा इन किसानों का साथ दीजिए,
ये ही तो वक्त है हमें ये दिखाने का कि हम कितने एक हैं, यही वक्त है ये दिखाने का कि हम कितने नेक हैं। हमारी एकता और हमारी नेकी दिखाने का ये सही प्लेटफॉर्म है। हमें किसानों के साथ पूरे तरीके से खड़े हो जाना चाहिए। हम जहां भी हैं, जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली पहुंचकर बॉर्डर पे ही उनका साथ दें, बल्कि हम जहां भी बैठे हुए हैं हम अपने तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मैडम, लास्ट में जो हमारे किसान भाई कई दिनों से सर्दी में अपने घरों को छोड़कर बैठे हुए हैं ताकि ये बिल वापस लिया जाए, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम उनके साथ हैं और हमें बहुत खुशी, हमें बहुत फख्र है किसानों पर जिस तरह से वो उठकर आए हैं। ये एक्चुअली किसान की लड़ाई नहीं है, ये एक लड़ाई है जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है झूठ की हार होगी और सच हमेशा जीतता ही है, तो सच जीतेगा।